हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी यूनिट 5 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम अकाउंटिंग रेशियो के बारे में पढ़ रहे थे। अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है, जिसमें हमने रेशियो को क्लासिफाई किया था 4 भागों में, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने जाना था लिक्विडिटी रेशियो के बारे में। लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहले हम लोगों ने इसमें दो रेशियो के बारे में आपसे डिस्कस किया था। एक आपका करंट रेशियो है और दूसरा आपका क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो या उसे हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आपका करंट रेशियो के बारे में, जो कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। करंट रेशियो हम निकालेंगे यहाँ पे। करंट रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है आपका करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज, जिसका आइडियल रेशियो जो है वो होता है 2:1 का। यानी अगर आपके पास मतलब बिजनेस में अगर 1 रुपये का करंट लायबिलिटीज है तो कम से कम आपका जो है 2 रुपये का करंट एसेट होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए 1:1 रहेगा तो ये बहुत अच्छा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है। 1 रुपये का लायबिलिटी चुकाने के लिए 1 रुपया ही आपके पास है तो ये कोई बहुत अच्छा कंडीशन नहीं है, बल्कि 1 रुपये के करंट लायबिलिटी को चुकाने के पास कम से कम आपके पास 2 रुपये होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर 1 लाख का आपका करंट लायबिलिटीज है तो उसको चुकाने के लिए कम से कम आपके पास करंट एसेट के तौर पे 2 रुपये, या 1 लाख का है तो यहाँ पर करंट लायबिलिटीज तो 2 लाख रुपये करंट एसेट आपका होना चाहिए। ये आपके फर्म का ठीक ठाक कंडीशन है, एक आइडियल रेशियो है, एक आदर्श स्थिति है किसी भी बिजनेस का। ये जितना ज़्यादा होगा 3:1 अगर रेशियो होगा तो ये और भी अच्छा है कि 1 रुपये के करंट लायबिलिटीज़ को चुकाने के लिए आपके पास 3 रुपये है। अगर 1 लाख का करंट लायबिलिटीज़ है तो 3 लाख रुपये आपके पास है। अगर आपका यहाँ पर मान लीजिए कि 1 करोड़ का अगर आपका करंट लायबिलिटीज़ है तो उसकी तुलना में आपका 3 करोड़ का कम से कम करंट एसेट होना चाहिए। तो ये आइडियल जो माना गया है, जो आदर्श स्थिति माना गया है, वो 2:1 का माना गया है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, तो करंट एसेट और दूसरा करंट लायबिलिटीज, ये दो चीज़ आपके हाथ में होगा, आप इस रेशियो को कैलकुलेट कर लोगे। तो इसको हम समझने के लिए समझते हैं आपका डीके गोयल के बुक से एग्जाम्पल नंबर 1 से इसको हम समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया है 1 लाख का, करंट इन्वेस्टमेंट 40,000 का दिया हुआ है। इन्वेंट्रीज जिसमें आपका लूज टूल्स भी दिया है 50,000 का, तो इन्वेंट्रीज में लूज टूल्स भी आपका दिया हुआ है। इसको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे बताएंगे हम आपको। ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज़ आपका आता है, एक सन्ड्री डेटर और एक आप आता है बिल्स रिसीवेबल, दोनों दिया हुआ है यहाँ पे। ट्रेड पेबल है जिसमें आपको क्रेडिटर और बिल्स पेबल आता है, ये दोनों यहाँ पे गिवन है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है जिसमें आपका प्रोविजन फॉर टैक्स दिया गया है, और कैश एंड कैश बैलेंस आपका यहाँ पर 30,000 का दिया गया है। तो इन सब की मदद से हमको निकालना है क्या, तो अपना करंट रेशियो आपको निकालना है। मतलब इसमें बेसिकली हमको पता करना है कि अपने करंट लायबिलिटी के तुलना में जो है करंट एसेट हमारे पास कितना है। मतलब हम क्या इस फाइनेंशियल पोजीशन में है हमारा बिजनेस कि कम से कम 1 रुपये का करंट लायबिलिटी के लिए 2 रुपया एसेट तो कम से कम होना चाहिए। क्या ये है बिजनेस का आदर्श स्थिति है या नहीं है, इसको हम करंट रेशियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसमें हमको निकालना होगा करंट एसेट्स, ये हमको जानना होगा। चलिए हम इसको निकालते हैं 1 बाय 1 करके कि ये क्या मेरा करंट एसेट, कैसे कैसे हम इसको निकालेंगे। इसको हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। करंट एसेट के बारे में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि क्या हमारा करंट एसेट होता है, जिसमें मैंने आपको कैश, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ या शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस जो है, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। चलिए अब इसमें हम जानते हैं कि करंट एसेट क्या है। देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पर गिवन है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो कि 1 साल में आपका कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, इसको हम करंट एसेट की कैटेगरी में नहीं लेंगे। दूसरा है आपका यहाँ पर करंट इन्वेस्टमेंट, यानी वैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया है जो 1 साल में आप इसको कैश में कन्वर्ट कर दोगे, वो है आपका 40,000 रुपये। तो करंट इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपीज़ यहाँ पर आएगा। ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट में आपका यहाँ पर 40,000 रुपीज़ यहाँ पर हम लेंगे।
इसके बाद आपका दिया हुआ है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज दिया हुआ है 2,80,000 का। कितना दिया है? 2,80,000 रुपये का यहाँ पे इन्वेंट्री दिया है, जिसमें लूज टूल्स भी आपका यहाँ पर गिवन है। लूज टूल्स का मतलब जो रेंच वगैरह इस्तेमाल होता है, प्लास वगैरह इस्तेमाल होता है, जिसका लाइफ 1 साल से ज़्यादा का होता है, उसको भी इन्वेंट्री के अंदर यहाँ पर लिया गया है, जो कि इन्वेंट्री के अंदर आता है। तो लूज टूल्स का लाइफ चूँकि 1 साल से ज़्यादा का होता है, इसलिए वो करंट एसेट की कैटेगरी में नहीं बल्कि फिक्स एसेट की कैटेगरी में आ जाता है। तो इन्वेंट्रीज में आपका इंक्लूड किया गया है 50,000 का लूज टूल्स भी इंक्लूड किया गया है, जो कि इसमें से हटा देंगे हम, क्योंकि वो फिक्स एसेट की कैटेगरी में यहाँ पर मानेंगे कि वो फिक्स एसेट है आपका। जैसे प्लास हो गया, रेंच हो गया, ये सब कुछ आपका मशीन कुछ ऑपरेट करने में, चलाने में जो इस्तेमाल होता है, वो भी एक तरीके से एसेट होता है, जिसका लाइफ 1 साल से ज़्यादा का होता है। वो दोनों तरीके से आपका यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा आपका क्वेश्चन देगा वैसा करना है। अगर लूज टूल्स को कहता है कि करंट एसेट की कैटेगरी में रखना है, तो करंट एसेट की कैटेगरी में हम यहाँ पे रख देंगे, ये मानते हुए कि 1 साल के अंदर वो जो है आपका लूज टूल्स वगैरह उसका इस्तेमाल हो जाता है बिजनेस में। लेकिन अगर बोलता है कि वो फिक्स एसेट की कैटेगरी में है, वो बहुत लंबा चलता है, 1 साल से ज़्यादा का चलता है आपका, तो यहाँ पर हम उसको फिक्स एसेट की कैटेगरी में रखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर बोलता है कि इंक्लूड किया है लूज टूल्स को, और हम इसको जो है फिक्स एसेट की कैटेगरी में रखेंगे, इसलिए यहाँ से हटा देंगे। तो 1,80,000 में से 50,000 हम हटा देंगे लूज टूल्स का, तो बचेगा 2,30,000, जो कि आपका करंट एसेट होगा। इसके बाद आपका यहाँ पर हो गया ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें डेटर है 1,60,000 रुपये का। डेटर कितना है? 1,60,000 रुपये का डेटर है। और क्या इंक्लूड करेंगे इसमें हम? प्लस कर देंगे बिल्स रिसीवेबल है 20,000 रुपये का, इसको भी हम इंक्लूड करेंगे यहाँ पर। बिल्स रिसीवेबल आपका हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है आपका 20,000 रुपये का बिल्स रिसीवेबल हो गया। इसके बाद आपका जो है एक ट्रेड पेबल है, जो कि करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आ जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। फिक्स्ड आपका लायबिलिटी है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये है आपका करंट लायबिलिटीज़ है। इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविज़न जो है, ये भी आपका करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आएगा। फिर आपका करंट एसेट के अंदर एक है कैश एंड बैंक बैलेंस, जो है ये आपका 30,000 रुपीज़ यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर 40,000, 2,30,000, 1,60,000, 20,000 और 30,000 रुपये, टोटल आपका जो हो गया वो 4,80,000 रुपये का करंट एसेट है। 4,80,000 रुपये का करंट एसेट यहाँ पर आपका निकल करके आया। तो एक पार्ट तो हमने यहाँ पर निकाल लिया करंट एसेट, दूसरा आपका करंट लायबिलिटीज़ निकालेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। करंट लायबिलिटीज़ अगर यहाँ पे हमको पता चल जाएगा तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस इसको आपको करंट एसेट को ऊपर रखना है, करंट लायबिलिटीज़ को नीचे रखिएगा यहाँ पर, तो आपका यहाँ पे करंट लायबिलिटी जो है वो निकल के, करंट रेशियो जो है आपका यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो आपका नहीं आएगा। करंट इन्वेस्टमेंट जो हो गया आपका करंट एसेट हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल में आपका क्रेडिटर और बिल्स पेपर दोनों करंट लायबिलिटी होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,20,000 रुपये, और प्लस यहाँ पर है 10,000 रुपये का, ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये नहीं आएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है ये आपका करंट लायबिलिटीज़ में आ जाएगा 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपया, ये आ गया। और क्या आएगा इसमें? इसके बाद आ जाएगा आपका प्रोविज़न फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न फॉर टैक्स, तो ये भी आपका 20,000 रुपये यहाँ पर आएगा। तो करंट लायबिलिटीज़ में आपका 1,20,000, 10,000, 50,000 और यहाँ पर 20,000 रुपये आपका आया। टोटल जो आपका करंट लायबिलिटीज़ यहाँ पर निकल के आया वो है आपका 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपये का आपका करंट लायबिलिटीज़ निकल के आया। 30, 20, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालिएगा। 2:1 का जो आइडियल रेशियो है वो होना चाहिए। करंट एसेट जो है आपका 4,80,000 यहाँ पे रखिए, और करंट लायबिलिटीज़ जो आपका निकल कर आया है 2 लाख रुपये, उसको आप यहाँ पर रखिए। तो 4,80,000 का करंट एसेट हो गया, और करंट लायबिलिटीज़ जो हो गया आपका ये 2 लाख रुपये का हो गया। तो जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो 2.4:1 के रेशियो में आपका आएगा।
आइडियल रेशियो क्या होना चाहिए इन दोनों का? कम से कम 2:1 का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है? देखिए, 1 रुपये का अगर आपका लायबिलिटी यहाँ पर है तो उसकी तुलना में आपका 2 रुपया 40 पैसे का यहाँ पर करंट एसेट है। यहाँ पर कितने का आपका करंट लायबिलिटीज़ है? तो यहाँ पर मान लीजिए 2 लाख रुपए का आपका करंट लायबिलिटीज़ है, जिसकी तुलना में 4,80,000 का करंट एसेट है। अगर आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करिएगा तो इस तरीके से कन्वर्ट करिए, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज अमाउंट लिखिएगा। जब कैलकुलेट करिएगा तो ये आएगा आपका 2.4:1। यानी अगर आपका यहाँ पर 1 रुपये का कह सकते हैं कि करंट लायबिलिटीज है तो उसकी तुलना में 2 रुपया 40 पैसा आपके पास है। आइडियल रेशियो 2:1 का होना चाहिए था, यानी 1 रुपये के लायबिलिटी के लिए 2 रुपये यहाँ पर होना चाहिए। 2.4 है तो इसका मतलब बहुत ही अच्छा स्थिति है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है बिजनेस का, कि अपने करंट लायबिलिटीज़ को चुकाने के लिए दोगुने से भी ज़्यादा करंट एसेट बिजनेस के पास है। ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा, मान लीजिए 3:1, 4:1 का होगा तो ये और भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर इससे क्लियर हो रहा है आपका कि करंट रेशियो निकालने के लिए कुछ आपको करना नहीं है, बस आपको करंट एसेट का नॉलेज होना चाहिए, करंट लायबिलिटीज़ के बारे में आपको जानना होगा। इसके आप जो है यहाँ पर करंट रेशियो आराम से कैलकुलेट कर लोगे। इसके बाद हम इसी में लगे हाथों आपको एक आपका क्विक रेशियो किस तरीके से हम निकालते हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो इसको पहले सबसे पहले हम हटाते हैं और एग्जाम्पल नंबर 2 हम देखेंगे, जिसमें हम आपको करंट एसेट भी है इसमें आपको और लिक्विड एसेट भी कैलकुलेट करना है। जो लिक्विड रेशियो है या फिर आपका क्विक रेशियो है उसको भी आपको कैलकुलेट करना है। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 2 से हम इस बात समझेंगे। जितना भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक को समझ लेते हैं, इसके बाद हम सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 करके। जितना भी आपका गिवन है आपके बुक्स में सारा सॉल्व करेंगे। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल जो है आपका इसमें कहता है, एग्जाम्पल नंबर 2 हम देखते हैं। इसमें आपका दोनों आ जाएगा, करंट रेशियो भी कैलकुलेट करने और यहाँ पर आपको कहता है कि लिक्विड रेशियो भी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे कहता है। कैलकुलेट लिक्विड रेशियो और कमेंट उस पर करने के लिए कहता है। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो। क्विक एसेट लिक्विड एसेट बाय करंट लायबिलिटीज। आइडियल रेशियो क्या होना चाहिए इसका? इसका होना चाहिए आपका 2:1 और याद रखिएगा इसका होना चाहिए, 1 नंबर का सवाल पूछता है 1:1 का होना चाहिए। दोनों हम आपका एग्जाम्पल नंबर 2 से यहाँ पे क्लियर करेंगे। दोनों का फॉर्मूला आपका गिवन है, लिखा हुआ है, बस आपको कैलकुलेट करना है इसमें। चलिए, तो सबसे पहले इसमें हम कैलकुलेट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 में करंट रेशियो के बारे में। करंट रेशियो के लिए जानने के लिए हमको करंट एसेट के बारे में जानना होगा। सबसे पहले शॉर्ट में लिखते हैं, ज़्यादा लॉन्ग हम लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट में ही लिख के सारा काम करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम करंट एसेट। करंट एसेट में आपका क्या क्या इसमें आ जाएगा, देखिए क्या क्या गिवन है आपके क्वेश्चन में। सबसे पहले आप वो देख लीजिए, यहाँ पर ट्रेड इन्वेस्टमेंट है आपका, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, इसके बाद है टैंजिबल फिक्स एसेट है, इंटैंजिबल एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल है आपका इसमें, जिसमें आपका प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को लेस किया गया है, कैश एंड बैंक है, ट्रेड पेबल है, रेंट पेबल है, डिविडेंड पेबल है, इन्वेंट्रीज है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, 8% डिवेंचर है जिसमें आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में आपका प्रोविज़न फॉर टैक्स है और यहाँ पर इनकम टैक्स पेड इन एडवांस है आपका। ये सारा इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर निकालना होगा करंट एसेट। देखिए क्या क्या हमको चाहिए, तो यहाँ पर हमको करंट एसेट चाहिए होगा जो कि हम कैलकुलेट करेंगे, करंट लायबिलिटीज़ चाहिए होगा जो कि दोनों में इस्तेमाल हो जाएगा आपका। इसमें करंट लायबिलिटीज़ यहाँ भी, करंट लायबिलिटीज़ यहाँ भी, तो एक बार हम करंट लायबिलिटीज़ निकालेंगे दोनों जगह। फिर हमको चाहिए इसमें क्या निकालना है, क्विक एसेट यहाँ पे निकालना है। तो इतना कैलकुलेट करेंगे हम, इसके बाद आपका सारा रेशियो
चाहे करंट रेशियो हो या क्विक रेशियो हो, आपका निकल करके आ जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या आपका यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले यहाँ पर आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है 40,000 रुपये का, 40,000 यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर आपका यहाँ पर है ट्रेड रिसीवेबल है। ट्रेड रिसीवेबल आपका यहाँ पर 2 लाख रुपए का ट्रेड रिसीवेबल है, और जिसमें से प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ पर कितना है, 20,000 रुपये माइनस किया गया है। मतलब गुड डेटर कितना है, कितना का पैसा आपको लगता है कि मिल जाएगा। तो 2 लाख का है, जिसमें से 20,000 का प्रोविज़न है, तो 1,80,000 जो है यहाँ पर हम लिखेंगे। 2 लाख में से 20,000 माइनस कर देंगे, जो प्रोविज़न है माइनस करके लिखना है। तो यहाँ पर 1,80,000 का ट्रेड रिसीवेबल है। इसके बाद कैश बैलेंस जो है आपका, जो गिवन है क्वेश्चन में, वो है आपका 80,000 रुपये का। और इन्वेंट्रीज जो है वो कितना है आपका, यहाँ पर कैश बैलेंस हो गया 80,000। इन्वेंट्रीज जो है यहाँ पर गिवन है 3,90,000 का। आप लाइन से मिला करके क्वेश्चन को देख लीजिएगा। 3,90,000 का है। इसके बाद फिर आपका जो है इनकम टैक्स जो है वो एडवांस में पे किया गया है, तो ये भी आपका 30,000 रुपये का एडवांस में जो पे किया है प्रीपेड एक्सपेंस है, जो कि आपका करंट एसेट की कैटेगरी में आता है। प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट है पर वो क्विक एसेट नहीं है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि करंट एसेट में आपका हो गया 40, 1,80,000, 80,000, 3,90,000 और 30,000 रुपये। तो टोटल आपका 7,20,000 रुपये का करंट एसेट यहाँ पे निकल के आया। इसके बाद आपका करंट एसेट आ गया। अब आपको करंट लायबिलिटीज़ को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। करंट लायबिलिटीज़ कैलकुलेट करेंगे दूसरा पार्ट, और फिर क्विक एसेट हम कैलकुलेट कर लेंगे। आपका दोनों जो आपका करंट रेशियो है या फिर आपका क्विक रेशियो, दोनों का आंसर आपका निकल जाएगा। तो करंट लायबिलिटीज़ को कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर है आपका ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल में आपका क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों आ जाएगा यहाँ पर, जो कि है आपका 1,20,000 टोटल यहाँ पे है। इसके बाद इसमें प्लस कर देंगे हम रेंट पेबल है 10,000 रुपीज़। पेबल है मतलब पे करना है उसको, करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा। डिविडेंड पेबल है यहाँ पे 30,000 रुपीज़। इसके बाद आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा। ये है आपका 25,000 रुपया। और प्लस कर देंगे यहाँ पर जो है आपका प्रोविज़न फॉर टैक्स, ये आपका करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आता है, जो कि 55,000 रुपया यहाँ पर है। तो टोटल यहाँ पे जो आया 2,40,000 रुपये का आपका यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ जो है निकल करके आया। तो दो चीज़ें हमारे यहाँ पास आ गई हैं, एक करंट एसेट है और यहाँ पर करंट लायबिलिटीज़ निकल कर आया है। तो इसकी मदद से हम करंट रेशियो तो निकाल ही लेंगे। तो चलिए निकाल करके देखते हैं क्या आता है। देखिए ये हमको निकालना है, तो इसके लिए आपका हो गया करंट एसेट जो आ गया आपका 7,20,000 का, 7,20,000 रुपीज़, और करंट लायबिलिटीज़ जो है वो 2,40,000 रुपये का, 2,40,000 रुपये का यहाँ पर आ गया। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 3:1 का रेशियो आएगा, 3/1 आएगा। अच्छा, तो इससे आपका क्या समझ में आ रहा है? जो आपका आया 3:1 का रेशियो आया, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि 1 रुपये के लायबिलिटीज़ को चुकाने के लिए आपके पास, करंट लायबिलिटीज़ को चुकाने के लिए एसेट कितना है? 3 रुपये का आपका एसेट है। जो आइडियल रेशियो होना चाहिए वो 2:1 का है, यानी 1 रुपये के करंट लायबिलिटीज़ को चुकाने के लिए कम से कम 2 रुपये होना चाहिए। ये आइडियल माना गया है, आदर्श स्थिति माना गया है। तो देखिए यहाँ पर 1 रुपये के लायबिलिटीज़ को चुकाने के लिए 3 रुपये है, तो ये तो बहुत ही अच्छी स्थिति है फर्म की कि 1 रुपये का करंट लायबिलिटी है, उसके लिए हमारे पास करंट एसेट कितना है? 3 रुपये का है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंडीशन है फर्म के लिए। इसके बाद हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे क्विक रेशियो या आपका लिक्विड जो है रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम क्विक रेशियो को जानने के लिए हमको क्विक एसेट या लिक्विड एसेट के बारे में जानना होगा। क्विक एसेट के बारे में या लिक्विड एसेट्स के बारे में हमको जानना होगा। तो आप यहाँ पर अगर गौर करोगे तो दो चीज़ें आपका यहाँ पर दिया हुआ है। करंट एसेट तो आपका हम लोगों ने निकाला, करंट एसेट तो हमने निकाला, इसमें से
अगर हम इन्वेंट्री, दो चीज़ जो है जो कि करंट एसेट में, करंट एसेट तो है लेकिन वो आपका क्विक एसेट नहीं है, उसमें कौन कौन सा चीज़ आता है, तो एक है आपका इन्वेंट्रीज और दूसरा है आपका प्रीपेड एक्सपेंस। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन में है वो इन्वेंट्री गिवन है, तो करंट एसेट में से अगर इन्वेंट्रीज को हटा दिया जाए और आपका दिया हुआ है यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस में इनकम टैक्स पेड इन एडवांस, क्या दिया हुआ है, इनकम टैक्स पेड इन एडवांस, ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस हो गया और ये आपका इन्वेंट्री हो गया। तो अगर करंट एसेट में से, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला सारा समझाया था, कैश, बैंक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, ये सारा कुछ हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस और स्टॉक, ये सारा कुछ जो करंट एसेट है। तो जिसमें से करंट एसेट में से सारा का सारा आपका लिक्विड एसेट भी था, दो को छोड़ करके, एक था स्टॉक या इन्वेंट्री, दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस। अगर हम करंट एसेट में से इन्वेंट्रीज को और जो आपका प्रीपेड एक्सपेंस है जो कि आपका इनकम टैक्स पेड इन एडवांस है, उन दोनों को हटा दें, क्योंकि यही दोनों जो है आपका करंट एसेट तो है लेकिन क्विक एसेट नहीं है। तो अगर करंट एसेट में से अगर इन दोनों को हम निकाल करके बाहर कर देंगे तो बाकी जो बचेगा वो क्विक एसेट या लिक्विड एसेट यहाँ पे बचेगा। तो बताइए कि यहाँ पर करंट एसेट जो है वो निकल करके कितना आया, 7,20,000 रुपये निकल करके आया, जिसमें से इन्वेंट्री जो है आपका यहाँ पर माइनस करते हैं 3,90,000 का इन्वेंट्री है और इनकम टैक्स पेड इन एडवांस जो है वो 30,000 रुपये का यहाँ पर है। तो करंट एसेट में से अगर इस इन्वेंट्री को और प्रीपेड एक्सपेंस को हटा दें, यहाँ पर 3,90,000 और 30,000 को यहाँ पर अगर आप हटा दें तो आपका जो क्विक एसेट या लिक्विड एसेट होगा वो यहाँ पर 3 लाख रुपए का होगा। तो यहाँ पर ये निकल करके आ गया। अब देखिए सब कुछ मेरे हाथ में निकल करके आ गया है, करंट एसेट भी है, करंट लायबिलिटीज़ भी है, क्विक एसेट भी है, और करंट लायबिलिटीज़ तो अभी अभी हमने 2,40,000 रुपये निकाला। तो देखिए अब इसको हम करते हैं कैलकुलेट रेशियो में। तो क्विक एसेट कितना आ गया आपका, 3 लाख रुपए आपका यहाँ पे क्विक एसेट या लिक्विड एसेट आया है। तो 3 लाख रुपीज़ को हम ऊपर लिखते हैं और करंट लायबिलिटीज़ जो है यहाँ पर 2,40,000 रुपये का यहाँ पर करंट लायबिलिटीज़ आपका निकल करके आया है। तो 3 लाख डिवाइड बाई 2,40,000, तो ये जो आपका आएगा ये आपका होगा 1.25:1, 1.25:1 ये निकल के आया। मतलब अगर बात करें कि 1.25:1 का रेशियो यहाँ पर निकल करके आता है। अब इससे आप क्या समझते हो, देखिए होना कितना चाहिए, आइडियल जो होना चाहिए वो आपका यहाँ पर ये होना चाहिए, इसके लिए 1:1 का, मतलब 1 रुपये के करंट लायबिलिटीज़ को चुकाने के लिए 1 रुपये का क्विक एसेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप अपने करंट लायबिलिटीज़ को इमीडिएट या विद इन अ मंथ अगर आप चुकाना चाहते हो तो क्या आप चुकाने के सक्षम हो या नहीं, तो इसके लिए जो आइडियल रेशियो, जो आदर्श स्थिति होनी चाहिए, 1 रुपये का करंट लायबिलिटीज़ के लिए 1 रुपये का क्विक एसेट आपके पास होना चाहिए। लेकिन फर्म के पास यहाँ कितना है, 1 रुपये के करंट लायबिलिटीज़ के लिए 1 रुपया से ज़्यादा यानी 1.25, 1 रुपया 25 पैसा यहाँ पर कह सकते हो कि फर्म के पास है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 1 रुपये के करंट लायबिलिटीज़ को चुकाने के लिए अगर आप इमीडिएट फर्म चुकाना चाहे 1 रुपये का लायबिलिटीज़, तो फर्म आराम से उसके पास 1.25 रुपया यहाँ पर है वो चुका सकता है। क्लियर है बात। अगर फर्म 1 रुपये का करंट लायबिलिटी, 1 लाख रुपये का करंट लायबिलिटीज़ है तो कम से कम 1,25,000 रुपये का क्विक एसेट भी फर्म के पास है, यानी कि फटाक से उसके पास कैश आ जाएगा और वो पेमेंट कर देगा। क्लियर है बात। तो ये तो आपका पहला रेशियो जो है, हम यहाँ पर इसको कंप्लीट नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें हम और भी आपको क्वेश्चन ढेर सारा बताएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। फिलहाल हम अभी टॉपिक को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो क्विक रेशियो आपका यहाँ पर हो गया है, करंट रेशियो हो गया है, मतलब आपका 2 ही रेशियो इसमें पढ़ना था लिक्विडिटी रेशियो में, करंट रेशियो और क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो। तो ये दोनों हमने अभी कवर किया है। फिलहाल टॉपिक को समझते हुए आगे चलेंगे, बाकी सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे सॉल्वेंसी रेशियो, फिर उसके बाद हम बताएंगे आपको एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो, फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या इनकम रेशियो। तो ये सारा पहले हम डिस्कस करेंगे, 2-4 क्वेश्चन आपको बता करके टॉपिक को समझाएंगे और इसके बाद फिर हम सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।